हेलो गाइस, मैं दीपक गौतम। टैलेंट कभी किसी का मोहताज नहीं होता। टैलेंट ही है जो एक आम व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है और सबके नजरों में उसे खास बना देता है। तो मैं आज ऐसी सक्सेस से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो एक छोटे से शहर रामपुर से निकलकर मुंबई में सबके गुर्दे छीलने में लगे हुए हैं। एक अदाकार जो बदल रहा है अदाकारी का चलन, जिनके लिए टीवी सीरियल्स और फिल्म्स महज एक रोजगार का जरिया नहीं बल्कि हर किरदार में वो एक नई जान फूंक देते हैं। यार जिस तरह से वो देख रहा था ना, मुझे शक हो रहा है कुछ गड़बड़ है। सलीम जैदी एक्टिंग की दुनिया में एक अनोखा नाम। सर ये सब परिवार ही है सर। सर एक डायलॉग भी प्लीज। सलीम जिन्होंने अपनी जिद और मेहनत से एक्टिंग के जगत में एक ऐसा नाम बनाया है जहां पर उनके जैसा कोई नहीं है। तो देखा आपने, जी हाँ, मैं बात कर रहा था सलीम जैदी और फिर टिल्लू भैया की, जो आपको भाभी जी घर में नजर आते होंगे। तो चलिए आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। फाइनली आपसे मिलना हो गया और मिलने ही सबसे पहला मेरा सवाल, आपको तनख्वाह तो मिल गया ना? अरे अब क्या बताएं दीपक साहब, इस लॉकडाउन ने लॉकडाउन भी कर दिया। कम वक्त मारा वो भुतनी का ना कंजूस सेठ, वो भुतनी का 6 महीने की तनख्वाह दे ही नहीं रहा। कह रहा भैया लॉकडाउन चल रहा है। अब उसको बताना चाहिए कि दुनिया का लॉकडाउन चल रहा है, तू तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, उसके गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा और तनख्वाह निकाल लूंगा। बहुत अच्छा डायलॉग है, काफी फेमस है, बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं। सलीम जैदी साहब, हाल फिलहाल में ही आपकी शादी हुई है, तो वहां से एक बार आपने शादी का लड्डू खा लिया है। तो डायलॉग है कि शादी का लड्डू जो खाए वो ही पछता है और जो ना खाए वो ही पछता है। तो आप पछता रहे हैं या फिर? नहीं, मैं पछता तो नहीं रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को शादी का लड्डू खाना चाहिए, क्योंकि एक शादी होती है जो इंसान को एक सिंसियर करती है, समझदार बनाती है, जिम्मेदारियाँ सिखाती है, ज़िंदगी क्या होती है उसका पाठ पढ़ाती है। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को शादी करना चाहिए, ईमानदारी से शादी करना चाहिए और जिसके भी आप हो जाते हैं हमेशा उसी के बन के रहें, उसके साथ ईमानदारी से बड़े ही प्यार से ज़िंदगी को जिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। आज आप भाभी जी घर तक पहुँच गए हैं, टिल्लू का कैरेक्टर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं जॉनी लीवर साहब। तो कैसा रहा ये जॉनी लीवर सर का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ। जब बाजीगर देखी थी तो उनका जो भूलने की बीमारी थी, वो अदाकारी बहुत अच्छी है। हर फिल्म में वो मुझे पसंद आते हैं, लेकिन एक उनके साथ जुड़ा हुआ किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरी तमन्ना थी शुरू से कि मैं जॉनी लीवर जी के साथ काम करूँ और मैं लगा रहा, मुंबई में ऑडिशन स्ट्रगल करता रहा और जैसा कि आप जानते हैं कि भाभी जी घर पर हैं, हमें मिला और उस सीरियल का मैं शुरू से ही हिस्सा हूँ, पायलट से मैंने वो सीरियल किया है। तो जब मैं भाभी जी कर रहा था तो अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि एक सीरियल शुरू हो रहा है सब टीवी पर, पार्टनर, और उसमें जॉनी लीवर साहब हैं। तो मैंने उस फ़ोन को देखा, कभी ऊपर वाले को देखा और मैंने कहा मालिक ये तेरा कैसा इंसाफ है। इस इंसान के साथ मैं काम करना चाह रहा था, मुझे मना करना पड़ा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सारी अपनी डेट्स भाभी जी को दे रखी थी। तो बस यह ज़िंदगी है कि इंसान जिसके साथ चाहता है उसके साथ नहीं कर पाता और जिसके साथ नहीं करना चाहता और सोचता भी नहीं है, इंसान उसके साथ करने को ऊपर वाला पहुंचा देता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन सर, उनके साथ जब हमने कॉमर्शियल ऐड किया कौन बनेगा करोड़पति का, तो हमें यकीन भी नहीं था कि हम अमिताभ बच्चन के रूबरू मुखातिब होंगे और इतना बड़ा हिट प्रोमो करेंगे, जिसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई थी। तो ये सब कुदरत का बड़ा ही एक फ़लसफ़ा है और ऊपर वाला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ऊपर वाले को याद रखिए, अपनी मेहनत पे और विश्वास रखिए और शिद्दत से बस लगे रहिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छा दौर तब होता है जिसके लिए हमेशा ललायत रहता है शुरू से, जब वो एक्टर बनने का सोचता है, कैमरा फेसिंग। तो जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया तो उस समय कैसा मूवमेंट रहा होगा, कैसा फीलिंग था आपके अंदर का? मैं एक्चुअली क्या है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड रहा है मेरा, मैंने 5 साल थिएटर किया दिल्ली में। तो थिएटर ने ही हमें इतना परिपक्व कर दिया था, मैच्योर कर दिया था कि हमें ऑडियंस से रूबरू होने का मौका मिलता रहा थिएटर के माध्यम से। और एम एस सत्यू जो बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर हैं थिएटर की दुनिया में, उनके साथ काम किया और
एक थी अमृता, साहिल लुधियानवी, दारा शिको, ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्ले किए। तो जब पहली बार हमें कैमरा फेस के लिए मौका मिला तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ एक एक्साइटेड था कि अब हम चलो अब टीवी की दुनिया या फिल्मी दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं। तो एक अजीब सी खुशी थी, बड़ा अच्छा लगा। सर, एक्टिंग के बारे में सोचना, एज ए करियर उसे परस्यू करना, दोनों में एक डिफरेंस है। तो जब तक आप मुंबई शहर नहीं जाते हैं तब तक तो सब कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं। जैसे ही आप मुंबई शहर पहुंचते हैं और ट्रेन से जैसे ही उतरते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है। तो उस मोमेंट के बारे में बताइए कि जब आप ट्रेन से गए थे, प्लेन से पहले? ट्रेन से। तो वो क्या मोमेंट रहा होगा? पहले तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। मैं शिद्दत से मेहनत करता चला गया और मालिक ने रास्ते बनाए और उन रास्तों पर मैं चला। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब FM गोल्ड आरजे था, रेडियो जॉकी FM गोल्ड दिल्ली में, तो मेरे वालिद साहब हयात थे उस टाइम, इस दुनिया में थे। मेरी बदकिस्मती कि आज वो नहीं है। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने कहा पापा, फ़ोन पे बात की, मैंने कहा कि मैं अब मुंबई जाना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है कि आप एक अच्छे आरजे हैं, थिएटर चल रहा है दिल्ली में, आपके पैर मजबूती से मजबूत हैं और जड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे में बिल्कुल से फिर से आप ज़ीरो होना चाह रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिद ने, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा गो अहेड, कीप इट अप, आगे बढ़ो। बात में नसरुल मिनल्लाह फतहुन करीब, मतलब कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। उन्होंने कहा, देखिए अंदर से हिम्मत आई, हमने ट्रेन करी, मुंबई पहुँचे और जब पहला कदम रखा ज़मीन पे, ख्वाबों की नगरी में थे, माया नगरी में थे, ऊपर वाले का नाम लिया और बस शिद्दत से लग गया ऑडिशन की दुनिया में। और फिल्में मिलना शुरू हो गई, भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़, पहले फिल्में करी, फिर कॉमर्शियल करा और इतने में आ गया फिर आपका भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं ने आपको काफ़ी फेम दिया। उसमें एक आपने कैरेक्टर कर रखा है जिसमें आप शादी होता है और आप एक फूल का कुछ है सीन। जी जी। और पता चला है कि आप रियल लाइफ में भी कुछ अपनी घरवाली कह सकते हैं या पत्नी कह सकते हैं, उनके साथ आपने वही प्रयोग किया। हाँ। तो वो मोमेंट के बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, एक स्टोरी आई थी, टिल्लू की शादी, हमारे भाभी जी घर पर हैं सीरियल में। तो नई नई शादी हुई थी हमारी और उसमें मर्जीना का किरदार निभा रही थी एक, जो हमारी मतलब बीवी का किरदार था, मर्जीना लड़की थी। तो उसके एक एक्टर के लिए होता है कि जैसा डायरेक्टर कहता है वैसा करना होता है। तो गुलाब का फूल है, उसके गाल पे चला रहे हैं, आंखों में देख रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मतलब। और एक अच्छा आर्टिस्ट क्या होता है कि वो कैरेक्टर में डूब जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो रियल में कर रहा है। तो जब हमारी वाइफ, वो हाउस वाइफ हैं, उनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से था नहीं, तो काफ़ी टाइम नाराज़ रही, बोली ऐसा तो आपने मुझसे कई बार किया है, यानी कि आप मेरे साथ एक्टिंग करते हैं, अदाकारी करते हैं जी। तो बड़ा थोड़ा सा नटखट सा बन रहा, एक चंचलता रही। फिर धीरे धीरे साल भर हुआ शादी को तो उनको समझ में आया कि वो उनकी अदाकारी है, वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो थिएटर का होता है वो बिल्कुल ऐसा उतार देता है कि दुनिया को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल रियल कर रहा है, जबकि होती वो रील है। अब आकर उनको समझ में आया, वरना शुरू में तो वो नाराज़ ही रहती थी कि लड़की चिपक क्यों रही है इवेंट में, गले क्यों लग रही हैं, हाथ क्यों कर रही हैं, डांस क्यों कर रही हैं। अब उन्हें पता चला कि इंडस्ट्री में ये काम होता है, लोग करते हैं। शादी आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। मैं मेरी बहनों ने पसंद किया और मैंने अपनी बहनों की पसंद से शादी की। मतलब लव का इसमें अब आ गया होगा एंगल। हाँ, बस जाहिर सी बात है कि शादी जब जिस लड़की से की है तो उसमें लव आना चाहिए और प्यार और मोहब्बत बना हुआ है। हाँ, और बन जाती है मोहब्बत, ऑटोमेटिक कुदरती मोहब्बत बन जाती है कि जब शादी होती है, एक लड़का एक लड़की अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, चाहे वो आपके साथ फेरे हों या फिर निकाह हो। तो ये बहुत बड़ा मयार है इंसान का कि अच्छी शादी हुई है, अच्छे से निभाएं, बढ़िया से निभाएं। सर, दिल्ली थिएटर से और फिर आरजे से लेकर मुंबई एड कॉमर्शियल, कौन बनेगा करोड़पति, और जब आपका फेम आया, भाभी जी घर पर है टिल्लू में, तो एक बहुत लंबा संघर्ष है आपका मुंबई से, रामपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का। तो किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके इस पूरी जर्नी? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके माँ बाप का, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके बड़े भाइयों का। तो इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि मेरी बैकबोन जो रही है वो मेरा परिवार रहा है। मेरी बदकिस्मती कि माँ बचपन में गुजर गई, तो मेरी बहनों ने परवरिश करी, पापा टीचर थे और
बस उन्होंने खिलाया पिलाया बड़ा किया। और जब बड़े हो गए तो मेरे बड़े भाई जो आदिल जैदी हैं वो दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि कब तक क्रिकेट खेलोगे तुम, अब मुंबई आ जाओ, वो दिल्ली आ जाओ। उन्होंने दिल्ली बुलाया और मास कॉम कराया उन्होंने। फिर मास कॉम करते करते हम थिएटर में चले गए, थिएटर करते करते हम FM गोल्ड में चले गए। जब कहते हैं ना कि आपके अंदर टैलेंट होता है तो बस आपको सही रास्ता पहचानना पड़ता है। अगर आप उस सही रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है। शर्त यह है कि आप शिद्दत से मेहनत करें। तो इसमें मेरे बड़े भाई आदिल जैदी, मेरी बहन फ़रा, हिना, निशात और मेरे वालिद सैयद अली जामिन जैदी, मेरा दोस्त अजीम जैदी, इन्हीं का रोल रहा है जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई अप्रिशिएट किया है। मेरी अदाकारी को देखा, पसंद किया, अंदर का जो एक अदाकार था उसको जगाया और कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। बस परिवार का साथ था, निकल पड़े। जो ये नया टैलेंट आ रहा है मुंबई में लगातार, या फिर जो ये स्ट्रगलर लोग पहुंच रहे हैं मुंबई में, इनके संग काफ़ी शोषण होता है वो बताते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि कास्टिंग काउच और ये जो फ्रॉड होता है यह क्या बिल्कुल सस्टेन करता है या एक मिथ है? देखिए दीपक, यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दर दर पर वही भीख मांगता है जिसके पास मजबूरी होती है या हुनर नहीं होता है या टैलेंट नहीं होता। अगर आप मजबूत हैं अपनी अदाकारी को लेकर, आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है, तो वो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता सिवाय ऊपर वाले के। और जिनके अंदर लगता है कि कमी है और वो बनना चाहता है, तो लोग इंसान नुमा कभी कभी शैतान भी होते हैं, जो उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये कमी है और उस कमी को उजागर करके उसको दबाकर उसके साथ और वो भी सपोर्ट रहता है, दोनों का रहता है इसमें। एक तरह एक हाथ से ताली बजती नहीं कोई। और जितने बड़े लोगों के बीच में जाएंगे वहाँ पर ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना कि खाली घड़ा ही जो होता है वही आवाज़ करता है। तो इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं और हम इसकी सबसे बड़ा सबूत है, ना हमसे किसी ने 1 रुपया मांगा, ना ही कोई काम कराया। बस हमने अपने टैलेंट को दिखाया, ऊपर वाले को याद किया। तो ये गलत धारणा है। और रही बात लड़कियों की, तो मैं उन लड़कियों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी खूबसूरती पे यकीन ना करें, अपने टैलेंट पे यकीन करें, क्योंकि टैलेंट कभी मरता नहीं है, खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाती है। और अपने ऊपर यकीन रखें। कोई भी इंसान जब तक सामने वाले को कमज़ोर नहीं देखता है तब तक हाथ बढ़ाता नहीं है। अगर आप मजबूत हैं तो किसी की मैया ने धोसा नहीं खाया कि जो आपकी तरफ गलत निगाह से भी देख ले। उन छोटे शहर से निकल के जाने वाले आर्टिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हैं उनके लिए मौके, उनके लिए काम है? अरे मुझसे पहले ही राजपाल यादव, राजू श्रीवास्तव और बड़े अदाकार हैं जो मनोज वाजपेयी हैं या संजय मिश्रा हैं और अपने रोहिताज गौड़ हैं, ये सब कहाँ से निकल के गए हैं। बहुत छोटे छोटे पंकज त्रिपाठी, आप ज़रा स्टडी करिएगा गूगल पे कि पंकज त्रिपाठी का तो एक ऐसे गांव से है जहाँ पर लाइट भी नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि आपके अंदर टैलेंट है और आप निकलते हैं तो ऊपर वाला भी मदद करता है। तो छोटा शहर बड़ा शहर नहीं होता। टैलेंट का ना कोई ईमान होता है, ना टैलेंट गरीब होता है, ना टैलेंट अमीर होता है। टैलेंट होता है और टैलेंट की ही हर कोई इज्जत करता है। आज मेरे पास आप बैठे हैं तो सलीम जैदी के पास नहीं बैठे हैं, आप टैलेंट के पास बैठे हैं। आप एक टैलेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक टैलेंट है आपके अंदर है, करने का जज्बा जिज्ञासा है, तो आप इंशाल्लाह मंजिलें तय करेंगे। निकलिए आप। क्या आप एक अच्छे बेटे बन पाए? बिल्कुल, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ और मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरी वजह से कभी मेरे वालिद की आंखों में आंसू नहीं आए। हमेशा मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनने की कोशिश की कि मैंने हमें हंसाया, उनका कहा हुआ हमेशा कहना माना, उनकी दी हुई तालीम को मैंने हमेशा अपने जहन में रखा। वो कहते थे कि बेटा खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। तो यही उनके जज्बे को देखते हुए हमने अपनी माँ के नाम से उज़रा खातून ट्रस्ट बनाया। अजीम जो छोटा भाई है उसने और हमने, और अब सब भाई जुड़े हुए हैं उसके ज़रिए। अब लॉकडाउन का वक्त है, अपनी माँ के ट्रस्ट के नाम से जितनी भी इमदाद मदद हो रही है हम कर रहे हैं। आगे का क्या क्या प्लान है इस ट्रस्ट के माध्यम से आपको? देखिए, इस ट्रस्ट को हमें मजबूत करना है और मेरा एक ही माध्यम है, एक ही मेरा मोटो है, एक ही मकसद है कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो बहुत ही खुददार हैं। एक तो इंसान मेरे पास आया, मैंने मना कर दिया तो फिर दीपक के पास जाएगा, दीपक ने मना कर दिया इनके पास जाएगा। और एक होता है खुददार जो रूखी सूखी खा रहा है, घर पे रह रहा है, फाका कर रहा है, एक टाइम का खा रहा है। उस इंसान का पता लगाओ, उस तक कुछ मदद पहुँचाओ।
तब ईश्वर और वो अल्लाह खुश होता है, तब मज़ा आता है। मांगने वाले तो हज़ार हैं, लेकिन उस तक पहुँचो जो यार जो ज़रूरतमंद है, तब मज़ा आएगा तुम्हें। बस यही कोशिश है, इंशाल्लाह वहाँ तक हमें मदद पहुँचानी है। कोई ऐब है आप में? उसको अब एक इंसान की सबसे बड़ी यही गफलत रहती है कि उसे अपनी कमियां नहीं दिखती। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे अंदर कमियां नहीं होंगी, बहुत होंगी कमियां, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कोई भी कमी ऐसी नहीं है जो दूसरे का दिल दुखाए, कोई दूसरे को परेशान करे, किसी का पैसा मारे, किसी का गबन करे, किसी का शोषण करे, किसी को परेशान करे। अगर कुछ ऐसी वैसी कमियां होंगी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा, उन कमियों से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। क्या जैसे बचपन में हम रोते थे ना बिलक बिलक के, तो जब रो लेते थे तो सारा गम हल्का हो जाता था। मम्मी ने एक चाटा मारा, थोड़ी देर के लिए दुख हुआ, हम रो लिए और गम खत्म। तो अभी भी क्या बिलक बिलक के आप रो लेते हैं किसी, जब परेशान होते हैं जिंदगी से, हालातों से? मैं बिलक बिलक के रोता हूँ सिर्फ एक जगह, और वह है जानमाज। मुसल्ला जब बिछाता हूँ, अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद उससे मैं बातें करता हूँ। मैं इस बात तक पहुँच चुका हूँ और मैं अपने पापा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये कह दिया है कि बेटा, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा कुछ नहीं होता, उसकी रस्सी को मजबूत पकड़िए। अगर आपने बाइबल पढ़ी है या कुरान पढ़ा है तो उसमें हज़रत मरियम का जिक्र है, हज़रत ईसा का जिक्र है। हज़रत ईसा को अल्लाह ने मरियम के ज़रिए पैदा किया। हज़रत ईसा के फादर नहीं थे, इसलिए क्रिश्चियन जितने भी उन्हें गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि उनका फादर था नहीं, वो कहते हैं कि खुदा का बेटा है। तो पापा कहते थे कि जब वो चाहता है तो बिना बाप के एक माँ को प्रेग्नेंट कर देता है, और ईसा आते हैं और उन्हें नबी बनाकर दूसरों की मदद करने के लिए पहुँचा सकता है। तो हम तो उसी की मखलूक हैं बनाए हुए, वो हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? तो हमेशा उस पर यकीन रखिए, मंजिल आप हासिल करेंगे। अमिताभ बच्चन साहब के साथ जितने भी एक्टर जो मेरे को लगता है मुंबई जाते हैं, तो एक बार ख्वाब रहता होगा कि खास अमिताभ बच्चन साहब के दर्शन हो जाए। और आपने तो दर्शन ही नहीं किए, बल्कि उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति में काम भी कर लिया। तो कैसे मिला ये ऐड और क्या रहा तजुर्बा अमिताभ बच्चन साहब के साथ? बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ दीपक, कि हम जब मुंबई गए, हमारे 4 दोस्त थे, तो सारे दोस्त ने कहा कि चलो शाहरुख खान का बंगला मन्नत देखेंगे, अमिताभ का प्रतीक्षा देखेंगे, वो देखेंगे। मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुम बंगला देखो और मैं उनके साथ काम करूँगा। तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते अरे पागल, बस सपने देखता रही हो। तो जब पहली बार मैंने ऑडिशन दिया, कौन बनेगा करोड़पति के प्रोमो का चल रहा था, ऑडिशन देने के बाद हम भूल जाते हैं, अपनी शिद्दत से मेहनत की और बाकी उस पर छोड़ दिया। फ़ोन आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपका इस तारीख में शूट है अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो रातों की नींद गायब। अरे बाप रे, अमिताभ जी के साथ, क्या कहने यार, बचपन से देखते हैं, हाय। और फिर अगला दिन होता है जब सुबह पहुंच जाते हैं, तो बस बैठे हुए हैं, अचानक से अमिताभ जी आते हैं। वो अपनी वैनिटी में जाते हैं, हम अपनी वैनिटी में जाते हैं। तो एक ट्विस्ट यहाँ आता है कि डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी हैं, जिन्होंने दंगल की थी, वो हमारे रूम में आते हैं और कहते हैं कि सलीम, अमित जी के साथ जितने भी लोग आ रहे हैं प्रोमो करने के लिए, आर्टिस्ट, वो सब ब्लैंक हो रहे हैं, मतलब उनके सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो तुम तैयार हो, कर पाओगे या पोस्टपोन कर दें डेट? मैंने नहीं सर, कैसी बात ही कर रहे हैं, आप मुझ पर यकीन रखिए, आप जब बुलाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा अच्छे से करूँगा, आप फिक्र ना करें। उनको मैंने ये दिलासा दिलाया, वो चले गए। और उसके बाद मैंने जब कमरे में था, मैं अकेला, मैंने ऊपर वाले को देखा, मालिक तू हुआ तो इज़्ज़त मंतशा, तू ज़िल्लत मंतशा, तो इज़्ज़त देने वाला है, मेरी आज इज़्ज़त रखना। और जब प्रोमो होता है, जाते हैं, एक रिहर्सल होती है, और रिहर्सल जब होती है तो अमिताभ जी के साथ, तो नीतीश तिवारी अरे के बड़ा वेरी गुड, ताली बजाते हैं। उसके बाद अमिताभ जी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कि जब अच्छा सा परफॉर्म किया, मैंने कहा सर सलीम। तो बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा सर मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। बोले रामपुर? मैंने कहा सर जहाँ का चाकू फेमस है। बोले बता रहे हो या डरा रहे हो? मैंने कहा सर बता रहा हूँ। तो इस तरह से उनके साथ प्रोमो किया। 6 घंटे वो ज़िंदगी बड़े खूबसूरत लम्हे रहे, और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन हूँ, सलमान खान हूँ, आमिर खान हूँ, अक्षय कुमार हूँ, क्योंकि भाभी जी के माध्यम से हमने सभी के साथ काम कर लिया है। मुंबई गए हुए और इस लाइन में काम करते हुए कुछ 10-15 साल हो गए होंगे आपको? नहीं, मुंबई गए हुए अल्लाह का एहसान है कि मात्र 6 साल हुए हैं, ये 7वां साल चल रहा है। इन 7 सालों में ऊपर वाले ने जिंदगी पलट के रख दी। 7 साल वो और कुछ दिल्ली के साल मिला के 10 साल, 4-5 साल दिल्ली, तो 10-12 साल हो गए होंगे। ये 10-12 साल में ऐसी कौन सी चीजें जो लगातार आपको मोटिवेट करती रहती है काम करने के लिए? एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का। मेरा मकसद
अपना आप को स्टार बनाना नहीं है, मेरा मकसद बंगले बनाना नहीं है, मेरा मकसद बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी रखना नहीं है। मैं इंडस्ट्री में आज दिल की बात बता रहा हूँ, मैं काम इसलिए करना चाहता हूँ, मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए तैयार हूँ, अपने आप को तैयार करूँ, मदद करूँ उन लोगों की जो बहुत ही माजूर हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जिनके घर में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ औरत है, बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि मालिक मुझे इतना दे कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ जो बहुत ही खुददार लोग हैं और फाके कर रहे हैं। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नर्सरी या 1 से जब भी आपने पढ़ाई की होगी, वहाँ से लेकर 12th तक कहाँ कहाँ का रहा है? मेरा सफ़र जहाँ आप बैठे हैं, ये मैं आज 12 साल के बाद मैं इतने वक्त तक रामपुर में रुका हूँ। यही सरजमी है और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं रामपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बचपन यहीं गुजरा, 12th यहीं हुआ, 10th यहीं हुआ, ग्रेजुएशन यहीं हुआ रज़ा डिग्री कॉलेज से। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि रामपुर बहुत ही प्यारा शहर है। रज़ा लाइब्रेरी यहाँ की फ़ेमस है, यहाँ की एक बोलचाल है जो एक इंडस्ट्री में भी एक अलग मुकाम देती है। और आपने शो देखा होगा भाभी जी, उसमें जो मैंने किरदार किया वो रामपुर की लैंग्वेज को ही पकड़ा है कि वाले वाले देख रही हूँ, भूतनी के कां को जा रही है तू, बिलाट मत मचा, रायता फैला दिया तूने। ये सारे जो अल्फाज हैं वो मैंने भाभी जी में जो इस्तेमाल किए वो रामपुर से उठाए। परिवार तो आपका सहयोग करता ही है क्योंकि वो परिवार के लोग होते हैं, एक ब्लड का वो होता है रिलेशन। लेकिन ऐसे कौन से लोग या सर्कमस्टांसेस बने जो बाहर के लोगों ने आया और आपको मदद किया, जहाँ जैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए? देखिए, इसमें जैसे दिल्ली में कदम रखा, मेरे परिवार के बाद दानिश इकबाल सर ने मुझे पहचाना, नवीन गुप्ता सर ने मुझे पहचाना। दानिश इकबाल बहुत बड़े राइटर हैं, वो दारा शिको लग रहे थे, उन्होंने मुझे जहांगीर का किरदार के लिए रिकमेंड किया। नवीन गुप्ता सर ने कहा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ। फिर जब मुंबई गए तो वहाँ पर हमें शशांक बाली सर जो भाभी जी घर पर हैं के डायरेक्टर हैं, राजन वागधरे सर जो कॉमेडी किंग कहलाते हैं, जिन्होंने बचपन में देखे थे हम 5, तू मेरे, तू इधर इधर उधर, और अपना श्रीमान श्रीमती जी और यस बॉस जैसे धारावाहिक के डायरेक्टर रहे हैं। तो शशांक बाली, मनोज संतोषी सर जो राइटर हैं, और राजन वागधरे सर हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जो इतने बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं जिनका मैं चाहता हूँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी अदाकारी को भी और मेरे किरदार को भी। तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद के बाद मुझे शशांक बाली सर जैसे डायरेक्टर मिले जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। उन्होंने ही टिल्लू का किरदार बनाया। सर मैं चाहूँगा कि वो जो आपका रहता है गुर्दा छीलने वाला जो डायलॉग, वो एक बार हाँ बिल्कुल। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होगा। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, कसम से कह रही हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे नहीं छीलूंगा, इस बार गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। आई समझ में? कंजूस सेठ, नजरें क्या मिला रही है? तो भूतनी के एक दूंगा खींच के। अरे कसम से कह रही हूँ 100 कंजूस मरे होंगे तब तुझ जैसा कंजूस पैदा होगा। कम बगत मारे सत्यानाश और बेड़ा घर को, लॉकडाउन चल लिया, तनख्वाह दे दे। बहुत अच्छा रहा ये। और सर ये रोहितास गौड़ जी जो हैं, या जो तिवारी जी का कैरेक्टर करते हैं, या जो अनीता भाभी का कैरेक्टर करती हैं शुभांगी अत्रे जी जो हैं जी, इनके संग कैसा तजुर्बा रहता है? क्योंकि ये मेरे को लगता है कि आपसे सीनियर एक्टर हैं सारे। बिल्कुल सीनियर। और जब सीनियर एक्टर जो इंडस्ट्री में होते हैं, क्या वो नए जो एक्टर आते हैं उनको उस तरीके से मदद करते हैं, उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से सारी चीजें रहती हैं, या इग्नोरेंस रहता है? देखिए, एक तो कड़वा सच ये है कि हमेशा हर कोई कदर टैलेंट की करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग नेचर रखते हैं। और मेरी खुशनसीबी कहूँगा मैं अपनी, कि आसिफ शेख हों जो विपिन मिश्रा बनते हैं, या रोहिताज गौड़, या हमारी सोमिया टंडन, या शुभांगी अत्रे, या हमारे सक्सेना जी बनते हैं, सानंद भाई, वैभव भाई जो टीका बनते हैं, या दीपेश भाई जो मलखान बनते हैं। मैं इन सब में छोटा हूँ और बड़ा ही लाड प्यार से मुझे रखते हैं सब, और सभी से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ना सिर्फ मुझसे, हमारा एक परिवार जैसा बन गया है, क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली, वो खुद भी एक अपने कमाल के इंसान हैं, बहुत कूल डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तरीके से जौहरी हैं, वो कोयले की शक्ल में अगर हीरा होता है तो उसे पहचान लेते हैं। सर लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन पे कोई संदेश, कोई मैसेज आपके तरफ से? देखिए, लॉकडाउन के वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बड़े जब होते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। हम देश में रह रहे हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी इज़्ज़त इसलिए करता हूं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम पर फ़र्ज़ बनता है कि जो देश का पीएम कहे वही हम सब करना चाहिए। और अगर आप किसी स्टेट में तो वहाँ का जो सीएम कहे हमें वही करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो जैसा कि सभी कहते हैं कि लॉकडाउन का वक्त है, आप जैसा सरकार कहती है, जहाँ की जो सरकार कहती है उसको फॉलो कीजिए और कोशिश करिए कि मुझे लगता है कि इतना वक्त हो गया है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमेशा शामिल करनी पड़ेंगी। आपको सैनिटाइज हाथ करने पड़ेंगे और आपको मास्क लगाना पड़ेगा और ये सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। और ज़िंदगी ये एक अजीब तरह की बीमारी है कि इंसान खुद को अगर बचा लेता है तो वो सामने वाले को बचा लेता है। यानी कि आप खुद की सुरक्षा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप देश की रक्षा कर रहे हैं। सर, आप फिल्में देखते होंगे और फिल्में जैसे ही खत्म होती हैं जी, एंड पे आती हैं तो सारा कुछ बढ़िया हो जाता है। माँ बाप मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिल जाता है, शादी हो जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है। मैं हमेशा जब बचपन से फिल्में देखता था तो ये देखता था डायरेक्टर लोग लिखते हैं दी एंड। मैं इसके बड़े खिलाफ था। मैं तो जब मैं अपना यूट्यूब चैनल लेके आया ये फिल्मी चाणक्य, तो मैंने सोचा ये दी एंड लिखते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि मेरा मानना था कि सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी और जब चीजें शुरू हुई अच्छी तो आपने कह दिया दी एंड। तो मेरा टैगलाइन है कि जस्ट अ बिगनिंग, ये तो बस शुरुआत हुआ है। तो मैं एक बार कहूंगा कि आप कैमरे में देख के बोल दें जस्ट अ बिगनिंग। भैया जैसा दीपक ने कहा सुन लिया, दी एंड कहीं नहीं होता, जस्ट अ बिगनिंग मेरी जान। बस लगे रहो, देखते रहो। क्या नाम है भैया तुम्हारा? फिल्मी चाणक्य। आई है चाणक्य, शैतान है चाणक्य। चाणक्य तो बहुत बड़ी चिरान थी भैया, उनको फॉलो करिए। उनके जो कॉल हैं, जो उन्होंने जो बताया है दुनिया को, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। तो फिल्मी चाणक्य के ज़रिए आप एंटरटेन होते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, वरना कसम से कह रही हूँ तुम सबके गुर्दे छील दूंगा। मजाक कर रही हूँ भैया, हैं? जस्ट बिगिनिंग, फिल्मी चाणक्य, शैतान। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर। आज हम थे भाभी जी घर पर हैं के सलीम जैदी उर्फ टुल्लू जी के साथ और इंटरव्यू कर रहे थे। बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत अपने लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत जल्दी ये वीडियो आप तक आएगी और जितना हो सके शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो सलीम सर ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। हो सकता है कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो स्ट्रगलर हो, उस तक पहुंचे तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, इनकी जिंदगी से मोटिवेशन लेके। सर लास्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने नहीं बोला। ऐसा है जनाब, आप फिल्मी चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आज ये कौन सी चिरान फैलाने वाले हैं, रायता फैलाने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फिल्मी चाणक्य को। ठीक है, जस्ट अ बिगिनिंग।